सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं यहाँ पे पेंशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या बोला गया है, क्या कहा गया है कि चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं कर्मचारी और पेंशनर। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर सरकार बदलनी है या बिगड़नी है तो किसके हाथ में है? कर्मचारी और पेंशनर। जो भी कर्मचारी इस समय पेंशन में नहीं है और वो NPS में है और वो OPS लाना चाहते हैं, तो इस समय वो बहुत बड़ी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग छिड़ चुकी है। किसकी सरकार बनेगी, इसमें 5 लाख मतदाताओं का निर्णय आएगा, क्योंकि 5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो अगर वो चाहेंगे तो वही होगा, और गवर्नमेंट कौन सी बनेगी इस पे डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी खबर क्या है। यहाँ पे लिखा है कि 5 लाख मतदाताओं के इसके तबके पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नज़र। तो फिर देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर चुनाव में फिर अहम भूमिका में रहेंगे। करीब 5 लाख मतदाताओं का यह तबका चुनाव का रुख मोड़ने या फिर कहे जीत का गणित बनाने बिगाड़ने का दम रखता है। विधानसभा चुनाव में किसी एक बड़े मुद्दे या पार्टी को लेकर आमतौर पर रुझान की झलक दिखाने वाला यह तबका इस बार फिलहाल चुप है। अभी तक कर्मचारी संगठनों ने आम चुनाव में समर्थन को लेकर इशारा या संकेत नहीं दिया है। फिर कह रहा है कि पेंशनर संगठनों ने भी पत्ते नहीं खोले। हिमाचल के करीब 3.25 लाख से ज़्यादा सरकारी अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। करीब 1.25 लाख 2 लाख पेंशन भोगियों को भी जोड़ दे तो यह आंकड़ा 5 लाख के पार है। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सरकारी और अनुबंध कर्मचारी हैं जो सीधे तौर पर हर माह वेतन सरकार के खजाने से पाते हैं। आउटसोर्स कर्मियों की संख्या भी 25,000 के आसपास है। इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मुख्य मांगें राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ उठती आ रही हैं। कई सरकारों और दलों ने इन मांगों को प्राथमिकता दी और सत्ता में आने पर पूरा भी किया। फिर कह रहा है कि हिमाचल में तो कांग्रेस ने 2022 की जंग में कांग्रेस ने वोट पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाकर प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह तैयार की। विधानसभा चुनाव को निपटे करीब 1.25 साल हो चुके हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स के कई ज्वलंत मांगे व मुद्दे अभी जिंदा हैं। इसके बावजूद OPS के जुड़ी पेचीदगियों और लाभ आम चुनाव की इस जंग में भी कर्मचारियों से सीधा जुड़ा बड़ा मसला है। फिर कह रहा है कि हिमाचल समेत राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि कई राज्यों में OPS लागू करने वाली कांग्रेस आम चुनाव की जंग में इस मुद्दे पर मौन है। पहले ही अपना स्टैंड क्लियर करने वाली भाजपा ने OPS को अपने चुनावी मुद्दे से दूर ही रखा है, जबकि कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर पर OPS पर स्टैंड क्लियर करने के लिए भाजपा कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए है। फिर आगे कह रहा है कि आर्थिक लाभ और हितों से जुड़ी कई मांगे सरकार दर सरकार लटकती आ रही है। फिर कह रहा है कि देश में अभी सरकारी कर्मियों की निगाहें 8वें वेतनमान पर है, जबकि हिमाचल में सरकारी कर्मियों को अभी 6ठे वेतनमान का लाभ ही पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। इन सब हालात में कर्मचारी पेंशनर फिलहाल समर्थन के सवाल पर असमंजस में दिख रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या बोला है कि कर्मचारी संगठनों का इन मांगों पर रहा है जोर। मतलब कर्मचारी संगठन कौन सी मांग कर रहे हैं? तो पहला है राज्य में कार्यरत सभी कर्मचारियों को OPS अनुदान, मतलब राज्य में सभी कर्मचारियों को OPS दें। फिर यहाँ पे देखिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों DA, DAR और 6ठे वेतन आयोग का बकाया प्रदान करना 34% से 46% तक। फिर आगे देखिए 1/1/2016 से 31/12/2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को संशोधित पेंशन लाभ। फिर है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता अतिथि शिक्षक नीति। फिर आगे कि अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन के लिए बजट की व्यवस्था। फिर आगे देखिए क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MR, बिल, TA, MB और अन्य मद के लिए बजट का प्रावधान। फिर 30 सितंबर को संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की अधिसूचना वापस लेना। फिर 3/1/22 के बाद नियमित किए गए कर्मचारियों को उच्च ग्रेड वेतन। फिर है कर्मचारी संगठन आयकर सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख करने की पैरवी करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, फिर यहाँ पे देख लीजिए ये 3 लोग महाशय ने क्या बोला है। एक कौन है? राजेश शर्मा जी हैं, सुरेश ठाकुर हैं और प्रदीप ठाकुर हैं। तो इन लोगों का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। पहला है कि जो राजेश शर्मा जी बोले कर्मचारी और पेंशन भोगियों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। 6ठे वेतनमान से जुड़ी करीब 13,000 करोड़ से अधिक की देनदारियाँ सरकार पर हैं। कई अन्य प्रमुख मुद्दे भी लंबित है। सरकार को कर्मियों और पेंशनर से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका हल निकालना चाहिए, राजेश शर्मा जी का कहना है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर OPS की बहाली के लिए पहल की जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर OPS की बहाली को लेकर पहल की जानी चाहिए। इस मुद्दे को सभी दलों की घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों के आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। पेंशन भोगियों को आयकर में से 100% छूट दी जानी चाहिए, सुरेश ठाकुर जी का कहना है। फिर आगे देखिए यह प्रदीप ठाकुर जी ने क्या बोला है
ये बोले कि पुरानी पेंशन पर प्रमुखता से करनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों से बात। तो ओपीएस पर कर्मचारी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भी एकजुटता से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य राष्ट्रीय पार्टियों को इस मुद्दे पर प्राथमिकता के साथ बात करनी चाहिए। विभागों में पोस्टें तेज़ी से ख़त्म की जा रही हैं, इसका असर बेरोजगारों पर पड़ेगा, ये प्रदीप ठाकुर का कहना है। तो दोस्तों, आप लोग ये खबर देख सकते हो कि कितना ज़ोरों शोरों से ओपीएस लागू करने के लिए कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना सारे मांग देखते हैं कब पूरा करती है सरकार। और इनका मेन मुद्दा है चुनाव का रुख भी मोड़ सकते हैं ये कर्मचारी। आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, ये चाहते हैं तो 1 मिनट में भाजपा को इधर से उधर कर देंगे और कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं। तो दोस्तों, देखें आगे क्या होने वाला है। अब तो चुनाव 19 तारीख से चालू ही होने वाला है और फर्स्ट फेज का तो आज से ही स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है आगे का रिजल्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।